गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का भाग 4। पहले हम 3 भाग पढ़ चुके हैं, आज हम चौथा भाग पढ़ेंगे, ठीक है, और इस पे दृष्टि डालेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 4.2 डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने के बाद हम उदाहरण 4.1 देखेंगे, 4.1 देखेंगे, ठीक है। ये उदाहरण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी के, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न यहीं से आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 4.3 में संक्रमण तत्वों डी ब्लॉक के सामान्य गुण देखेंगे, ठीक है। संक्रमण तत्व जो कि डी ब्लॉक, मतलब जो डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उन्हें हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो उनके हम सामान्य गुण पे भी आज चर्चा करेंगे। ये आपकी बुक में 4.2 और 4.3 में दिए हुए हैं, तो एक बार ध्यान से वीडियो देखने के बाद इन्हें अपनी पुस्तक से पढ़ जरूर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो संक्रमण धातुएं तथा इनके यौगिक उत्प्रेरक गुण व अनुचुंबकीय व्यवहार भी दर्शाते हैं। अब ये क्या कह रहा है? संक्रमण धातु जो है डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, है ना, ये उनकी बात हो रही है। तो ये अनुचुंबकीय व्यवहार भी दर्शाते हैं। अनुचुंबकीय व्यवहार मतलब पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब जब हम किसी तत्व की बात करते हैं, एटम, उसके जब हम परमाणु की बात करते हैं, एटम की, तो उसमें उनमें कई जोड़ों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कई जोड़ों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ों में हो तो उनका मतलब ये होता है कि अब उनमें कोई भी चुंबकीय व्यवहार नहीं है, ठीक है। अनुचुंबकीय का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी खाली है, मतलब सारे जोड़ों में नहीं है, कुछ जो है वो अभी खाली है, ठीक है, कुछ खाली है। तो इनकी वजह से एक चुंबकीय व्यवहार टाइप का, चुंबकीय व्यवहार किसी भी तत्व में आ जाता है, ठीक है। तो जब सिर्फ थोड़े ही इलेक्ट्रॉन उस तत्व में, मतलब सिर्फ थोड़े ही इलेक्ट्रॉन अकेले हो, जोड़े में ना हो, तो उसे अनुचुंबकीय व्यवहार या फिर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी कहते हैं, ठीक है। तो अपने अगर हम डी ब्लॉक की बात करें, तो डी ब्लॉक में क्रोमियम, है ना, क्रोमियम और प्लेटिनम। क्रोमियम क्या है? 3D सीरीज का पार्ट, मतलब 3D श्रेणी का है। और प्लेटिनम, प्लेटिनम 5D, हाँ 5D श्रेणी का है। तो ये दोनों जो है वो अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं, ठीक है। इन सभी विशेषताओं की विवेचना विस्तार से इस एकक में बाद में की गई है। अभी मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया, बाकी जैसे जैसे चैप्टर होता जाएगा तो उसके बाद आगे भी हमें इसे बहुत ज्यादा सही तरीके से पढ़ना है, ठीक है। असंक्रमण तत्वों के विपरीत संक्रमण तत्वों के गुणों में क्षेत्र समानताएं अधिक पाई जाती है। अब ये कह रहे असंक्रमण मतलब यहाँ एफ श्रेणी की बात कर रही है, ठीक है, और संक्रमण 3 मतलब डी श्रेणी की, ठीक है। डी तत्वों की बात करें, डी ब्लॉक के, और यहाँ पे एफ ब्लॉक की। तो एफ ब्लॉक से ज्यादा डी ब्लॉक में क्षेत्र समानताएं पाई जाती है। तो अभी हम उन पे भी चर्चा करेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कुछ वर्ग समानताएं भी पाई जाती है, ठीक है। कुछ जो है वो वर्ग में भी समानताएं पाई जाती है। हम पहले सामान्य अभिलक्षणों तथा उनकी क्षैतिज पंक्ति, प्रमुखता प्रमुखता 3D पंक्ति में प्रवृत्ति का अध्ययन करेंगे। पहले हम सबसे पहले अध्ययन किसमें? 3D श्रेणी में करेंगे। उसके बाद तत्पश्चात कुछ वर्ग समानताओं पर भी विचार करेंगे। उसके बाद हम वर्ग समानताओं पर भी विचार करेंगे। निम्न खंडों में हम केवल संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी की व्याख्या करेंगे। अब हम कुछ खंडों में पढ़ने जा रहे हैं, तो वो ज्यादातर प्रथम श्रेणी जो है डी ब्लॉक की, 3D श्रेणी, उसके बारे में ही है, ठीक है, ज्यादातर उसके बारे में। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। हाँ, तो अब पहले एक उदाहरण कर लेते हैं। ये आपकी पुस्तक में दिया है, उदाहरण नंबर 4.1 है, ठीक है। तो अभी एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसके बाद खुद से भी पुस्तक में देख लेना, ठीक है। अगर, तो उदाहरण क्या कह रहा है? आप किस आधार पर यह कह सकते हैं कि स्कैंडियम Z=21 एक संक्रमण तत्व है, परंतु जिंक Z=30 नहीं। ये बस ये पूछ रहे हैं कि जो स्कैंडियम कहाँ आता है? 3D श्रेणी में, है ना। पढ़ा था सचिन तेंदुलकर। तो सबसे पहले SC आया, है ना, SC, है ना। SC मतलब स्कैंडियम। स्कैंडियम का परमाणु संख्या कितनी है? 21 है। और जिंक क्या है? जिंक सबसे अंत में आता है, 3D श्रेणी के आता है ना, जिंक सबसे अंत में आता है। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन गिव्स फ्री कोचिंग नेथन्स का जिन, जिन, है ना, जिन मतलब जेड, जेड मतलब जिंक, है ना, जिंक। और जिंक का परमाणु संख्या क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है? 30, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि स्कैंडियम संक्रमण तत्व है, परंतु जिंक नहीं। तो ऐसा क्यों है, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले स्कैंडियम है। स्कैंडियम क्या है?
ये सबसे 3D श्रेणी का सबसे पहला तत्व है ना। स्कैंडियम 3D श्रेणी का सबसे पहला तत्व है। तो जब पहला तत्व है तो इसके डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना। पहला है, मैंने आपको बताया था जो पहला है उसके में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये हुआ 3D1, 3D श्रेणी का है, क्या हुआ 3D1। और ये कोई अपवाद तो है नहीं, तो इसकी एस कक्षक में 2 होंगे, है ना। तो कितना हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, 3D1 4s2। अब हम जिंक पे आएंगे, तो जिंक कौन सा, जिंक आखिरी है ना, आखिरी मतलब 10वां, है ना, 10वां है ना। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन गिव्स फ्री कोचिंग नितिन कजिन, 10वां हुआ, है ना। Zn 10वें पे आ रहा, तो 3D10 हो गया ना, 3D10। और एस में ये भी कोई अब बात नहीं है, तो एस में क्या हुआ, 4s2। तो ये क्या हुआ, 3D10 4s2। अब ये देखो, ये हो रहा है 3D1 4s2 और ये हो रहा है 3D10 4s2। मतलब इसमें जब आप स्कैंडियम देखोगे तो स्कैंडियम में इसका आप मूल अवस्था देख लो चाहे ऑक्सीडेशन अवस्था देख लो, है ना, दोनों में ही इसके जो डी कक्षक है वह अपूर्ण है ना। पूरे डी कक्षक में कितने 10 भरे जाते हैं, लेकिन इसमें एक ही है, तो कुछ भी कर लो या अपूर्ण ही है ना। तो जो अपूर्ण होते हैं उन्हें हम संक्रमण तत्व बोलते हैं, है ना, अभी हमने पढ़ा था। लेकिन जिंक के केस में, जिंक में ये क्या है, 3D10 4s2। तो जब हम इसकी मूल अवस्था देखेंगे तो मूल अवस्था में तो 3D10 4s2 है, मतलब ये पूर्ण है, तो ये संक्रमण तत्व नहीं हो सकता। और अगर हम उसकी ऑक्सीडेशन अवस्था में भी देखें, तो ऑक्सीडेशन अवस्था क्या होती है जिंक की, जिंक में क्या होता है, Zn+2 होता है। +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ही अपने छोड़ देता है ना, किसी और को दे देता है, दान कर देता है। तो +2 मतलब 3D10, ठीक है। मतलब सबसे पहले एस में से जाते हैं ना इलेक्ट्रॉन, एस कक्षक में से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, है ना। तो क्या बचा 3D10। अभी भी इसके डी कक्षक में पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जो जेड है हमारा, जो जिंक है हमारा Zn, वो संक्रमण तत्व नहीं है। और हमने पहले ही पढ़ा था कि जितने भी वर्ग 12 के तत्व हैं वो संक्रमण तत्वों में नहीं आते, ठीक है। तो स्कैंडियम की मूल अवस्था में 3D कक्षक अपूर्ण 3D1 होने के कारण इसे संक्रमण तत्व माना जाता है, जबकि जिंक परमाणु में मूल अवस्था तथा ऑक्सीकृत अवस्था दोनों में ही इसका 3D कक्षक पूर्ण भरित 3D10 होता है, अतः इसे संक्रमण तत्व नहीं माना गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जो वर्ग 12 है कौन कौन से थे, जिंक थे, जिंक कैडमियम Hg, है ना, और Cn, क्या हुआ, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी और जो कॉपरनीशियम, ये जो चारों हैं वर्ग 12 के, ये हमारे संक्रमण तत्वों में नहीं आते। इन्हें हम लेते जरूर डी ब्लॉक के साथ है, लेकिन ये संक्रमण तत्वों में नहीं आते हैं, क्योंकि इनके जो डी कक्षक होता है वह बिल्कुल पूर्ण होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो संक्रमण तत्वों डी ब्लॉक के सामान्य गुण, ठीक है, हम इनके सामान्य गुण पे चर्चा करेंगे। लगभग सभी संक्रमण तत्व अभिधात्विक गुण जैसे उच्च तनन सामर्थ्य, टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसे हम बोलते हैं, ये दर्शाते हैं। जितने भी डी ब्लॉक, देखो डी ब्लॉक अगर आप देखोगे तो डी ब्लॉक में सारे जितने भी मेटल है, मेटल मतलब जितने भी धातु हैं वो सारे के सारे डी ब्लॉक में ही है। देखो प्लेटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो, क्रोमियम ले लो, तो जितने भी ये धातु हैं वो ज्यादातर कहाँ पे, डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। और जो धातु होते हैं, तो जैसे धातु होते हैं तो उनके जो गुण होंगे वो डी ब्लॉक के तत्व भी बताएंगे, क्योंकि वो खुद धातु है। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई, उच्चतम सामर्थ्य, डक्टिलिटी होगी, धन्यता, और मेलिएबिलिटी हो गई, वर्धनीयता, ये सब डी ब्लॉक के तत्व भी दर्शाते हैं, ठीक है। उच्च तापीय तथा उच्च तापीय मतलब जब हमें ज्यादा हीट देनी पड़े, मतलब ज्यादा ऊर्जा देनी पड़े जलाने के लिए, मतलब ठीक है। तथा विद्युत चालकता एवं धात्विक चमक दर्शाते हैं, ठीक है, धात्विक चमक, धातु जैसी चमक, ठीक है, ये सब भी दर्शाते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व भी ज्यादातर धातु ही हैं, तो धातु जैसे गुण भी दिखाएंगे, ठीक है। Zn Cd Hg तथा Mn, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी तथा मैंगनीज, इन्हें ये एक्सेप्शन, ये अपवाद है, इन्हें अगर हम हटा दें अपवादों को छोड़कर, सामान्य ताप पर इनकी एक या अधिक प्रारूप धात्विक संरचनाएं होती हैं, ठीक है। इन्हें अगर हटा दो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, मैग्नीज को, तो सामान्य ताप पर इन बाकी सबकी एक या अधिक प्रारूप धात्विक संरचनाएं होती हैं। संक्रमण धातुओं की विभिन्न जालक संरचनाओं को आगे सारणी में दिया गया है। अब हम आगे इनकी विभिन्न जालकों को पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा था, समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम डी ब्लॉक मतलब लगभग लगभग डी ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे धातु हैं, इसलिए जो 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 भी गुण धातु दर्शाते हैं वह डी ब्लॉक के तत्व भी दर्शाते हैं। चलो आगे। अब ये देखो, ये हमें बता रहे हैं कि ये देखो, ये 3D श्रेणी है, ये 4D श्रेणी है, और ये क्या है, ये है फिर 5D श्रेणी।
तो 3D श्रेणी में बता रहे हैं कि ये जो तत्व हैं, ये सारे तत्व, ये किस किस प्रकार की सेल्स बनाते हैं, ठीक है। मतलब किस प्रकार की पैकिंग होती है, ये हमने पहला चैप्टर जो था सॉलिड स्टेट उसमें पढ़ा था, ठीक है। तो ये कौन कौन सी बनाते हैं, एससी क्या, स्कैंडियम क्या क्या बनाता है, स्कैंडियम बनाता है एससीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। मतलब एससी मतलब षटकोणीय निविड़तम संकुलन, ये लिखा है ना, षटकोणीय निविड़तम संकुलन, एससीपी को हम ये बोलते हैं, ठीक है। तो एस स्कैंडियम है वो एससीपी बताता है, दर्शाता है। टीआई है वो एससीपी दर्शाता है, मतलब ये भी एससीपी दर्शाता है, जिन्हें हम बीसीसी भी बोलते हैं, ठीक है। काय केंद्रित घनी, और वीवी बीसीसी, सीआरपी क्रोमियम भी बीसीसी, मैंगनीज भी बीसी, मैंगनीज बीसीसी भी, और सीसीपी भी, ये देखो ये सारे एससीपी, ये रटना नहीं, तो ये रटना नहीं, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, अगर गलती से कहीं प्रश्न आता है तो कहीं आपको आ जाए, ठीक है। तो वैसे इसके प्रश्न नहीं आते तो रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एम एन मैंगनीज का बीसीसी और सीसीपी, एफई का बीसीसी, ठीक है। सी कोबाल्ट का सीसीपी, निकल सीसीपी दर्शाता है, सीयू कॉपर सीसीपी दर्शाता है, जेड एन जिंक एससीपी दर्शाता है, ठीक है। ऐसे जब हम 4D श्रेणी में आएंगे तो भाई यट्रियम एससीपी दर्शाता है। अभी देखो ज्यादातर जितने भी तत्व हैं वो एससीपी दर्शाते हैं, है ना, एससीपी एससीपी, ठीक है, एससीपी एससीपी हो रहा है, यहाँ भी एससीपी एससीपी, ठीक है। और अब हम एनबी की बात करेंगे, एनबी बीसीसी, ठीक है, एमओ मॉलिबेटम बीसीसी, टीसी टेक्नीशियम एससीपी, आर यू रूडियम एससीपी, ठीक है, आर एस ल्यूथियम सीसीपी, पीडी पैलेडियम सीसीपी, एजी सिल्वर, ये सिल्वर है ये वाला याद रखना, सिल्वर का सीसीपी, सीडी कैडमियम का एससीपी। ऐसे हम 5D श्रेणी में आएंगे, जो लैंथनम से कहाँ तक जाती है, मरकरी में, याद तो होगी ना। ये दोनों सीरीज तो याद होनी चाहिए, देखो 3D और 4D श्रेणी तो याद होनी चाहिए। 5D फिर भी चल जाएगा इसमें अगर आपको सिर्फ नाम पता है तो, लेकिन ये दोनों रटी होनी चाहिए, ठीक है। एल ए लैंथनम एससीपी है, सीसीपी है, बीसीसी बताता है, एच एफ एफनियम एससीपी बताता है, टी ए बीसीसी, डब्ल्यू 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 क्या था, टंगस्टन था, है ना, टंगस्टन था, तो ये बीसीसी बताता है। आर ई एससीपी बताता है, ओ एस ऑस्मियम एससीपी बताता है, आई आर इरिडियम सीसीपी बताता है, पीटी सीसीपी बताता है, एयू गोल्ड सीसीपी बताता है, एच जी मरकरी पी, ठीक है। तो इसके को अलग ही धात्विक संरचना है, एच जी की और सी डी की और जेड एम की, ठीक है। और एम एन बी सी में एक्स का मतलब क्या है, एक विशेष धात्विक संरचना। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा। ये याद करने के लिए नहीं है, बस एक बार मैंने पढ़ दी, आप भी एक बार पुस्तक से देख लेना, ठीक है। बाकी जो पढ़ा है वो लेकिन अच्छे से पढ़ लेना। बाकी आज हमने पढ़ा 4.2 डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। आज हमने डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे चर्चा की। उसके बाद उदाहरण 4.1 देखा। उदाहरण 4.1 एक बार बहुत ध्यान से अपनी पुस्तक में देख लेना ताकि अच्छे से आ जाए। और 4.3 संक्रमण तत्वों डी ब्लॉक के सामान्य गुण, अभी इसके जो सामान्य गुण है वो आगे और पढ़ेंगे हम अगली कक्षा में। बाकी आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आगे अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे 4.3.1 भौतिक गुण, ये भौतिक गुण क्या होते हैं, ठीक है। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, ये आपकी बुक में 4.3.1 में है, तो एक बार पढ़ के आना, मतलब एक बार ऊपर ऊपर से देख के आना, बाकी मैं वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली कक्षा में, धन्यवाद, थैंक यू।